ने युद्ध भूमि में प्रवेश किया। राणा श्री के युद्ध में आते ही मुगल खेमे में दहशत का माहौल फैल गया। महाराणा जिस ओर बढ़ जाते वहां शत्रुओं की लाशों के ढेर लग जाते। मुगलों ने पहली बार महाराणा प्रताप को देखा था, इससे पहले सिर्फ उनका नाम ही सुना था। बंदायूनी ने अपनी किताब में महाराणा के संबंध में लिखा कि वह बहुत लंबे, मजबूत और ताकतवर थे। प्रताप हाथ में तलवार लेकर जब चलते थे तो ऐसा लगता था कि मानो आधी सेना को अकेले ही ले डूबेंगे। उनके चेहरे पर सदैव गुस्से की लकीरें चमकती रहती थी। युद्ध भूमि में शुरुआत से ही किसी मुगल सैनिक ने उनको छेड़ने की हिम्मत नहीं की। महाराणा ने सबसे पहले मुगल सेनापति सैयद हासिम की सेनाओं पर हमला किया। सैयद हासिम महाराणा का प्रकोप झेल नहीं पाया और अपने दस्ते सहित पीछे खसक गया, जहां राणा पुंजा भील के नेतृत्व में उस पर तीरों की बरसात कर दी गई। महाराणा प्रताप की सेना ने मात्र 3 घंटों में ही मुगलों की लाशों के ढेर लगा दिए। घबराई हुई मुगल सेना अरावली की घाटी की तरफ भागने लगी। मुगलों को भागते देख सेनापति मेहतर खां जोर जोर से चिल्लाने लगा कि बादशाह सलामत अकबर स्वयं अपनी सेनाओं के साथ युद्ध भूमि में आ रहे हैं। ये शब्द सुनकर भागती हुई मुगल सेना सोच में डूब गई कि भागे तो अकबर मार देगा, नहीं भागे तो राणा मार डालेगा। इसी अस्त व्यस्त मुगल सैनिकों पर जालोर के सोनगरा चौहानों ने हमला कर दिया। इधर महाराणा प्रताप अब मान सिंह को युद्ध भूमि में ढूंढने निकल पड़े, जिसने कहा था कि अगली मुलाकात युद्ध भूमि में होगी। तभी महाराणा हुकुम ने देखा कि मान सिंह मुगल सेना के केंद्र भाग में हाथी पर बैठा था। महाराणा प्रताप मान सिंह के अंगरक्षकों की टोली को चीरते हुए मान सिंह तक पहुंच गए। उन्होंने चेतक के अगले पैरों को मान सिंह के हाथी के मस्तक पर टिका दिए और मान सिंह पर अपने भाले से ऐसा करारा वार किया कि मान सिंह अपने हाथी पर लगे होज में दुबक कर बैठ गया, परंतु उसके हाथी का महावत मारा गया। इस समय तक महाराणा प्रताप के पैर में एक गोली लगी हुई थी। उनके शरीर पर असंख्य घाव थे, पूरा शरीर खून से लथपथ हो चुका था। तभी सादड़ी रियासत के जाला बीदा ने कहा कि हुकुम, आपके प्रिय चेतक को इलाज की जरूरत है और आपके पैर पर भी गोली लगी है, जिससे जहर फैल सकता है। आप तुरंत वैद्य जी के पास जाए। महाराणा प्रताप अपने घोड़े को अपने पुत्र की तरह प्यार करते थे। उन्होंने जाला बीदा को मेवाड़ का राजछत्र दिया और उनसे कहा कि सेना को पूरा नेतृत्व देना और स्वयं चेतक पर सवार होकर युद्ध को पूरी तरह से पहाड़ियों की तरफ मोड़ लिया, जहां पहाड़ियों पर भीलों ने युद्ध का मोर्चा संभाल लिया। महाराणा प्रताप चेतक को लेकर पर्वतों की ओर निकल पड़े। यहां स्वामी भक्त चेतक ने 26 फीट की गहरी खाई को कूदकर पार कर लिया और बलीचा गांव में घायल चेतक नीचे गिरकर बेहोश हो गया। इधर हल्दी घाटी के मैदानों में घमासान युद्ध चल रहा था। घाटी के दर्रों में राणा पुंजा भील और राजपूत सरदार मुगलों को भीषण टक्कर दे रहे थे। इस वक्त तक दोपहर हो चुकी थी और भयानक गर्मी से हल्दी घाटी आग पर पड़े तवे की तरह तप रही थी। मान सिंह ने हल्दी घाटी से अपने पड़ाव को उठाकर गोगुंदा की तरफ बढ़ना शुरू किया। इस जाती हुई मुगल सेना पर भीलों ने गुरिल्ला पद्धति से हमला करते हुए मुगल सेना के भोजन और हथियारों पर कब्जा कर लिया। मान सिंह को भीलों से इतना खौफ हो गया कि उसने रात में जिस जगह अपनी सेना का डेरा लगाया, उस जगह के चारों ओर गहरी खाई खुदवा दी। एक कैदी की तरह पड़ाव डाले मुगल सेना को भीलों ने पूरी रात सोने नहीं दिया। भूखी प्यासी मुगल सेना ने कच्चे आम खाकर रात बिताई। मान सिंह को अकबर ने महाराणा प्रताप को बंदी बनाकर लाने का आदेश देकर भेजा, परंतु यहाँ तो खुद मान सिंह एक बंदी की तरह रात काट रहा था। मुगलों की साधन संपन्न सेना का गर्व मेवाड़ी सेना ने मिट्टी में मिला दिया। मान सिंह और आसफ खां जब खाली हाथ अकबर के सामने उपस्थित हुए तो क्रोधित अकबर ने अगले 3 महीने तक उनके दरबार में आने पर पाबंदी लगा दी। उनके वेतन और सभी सुविधाओं को तुरंत रोक दिया गया। उनकी संपत्ति को जब्त कर
उनके घोड़ों से शाही दाग हटवा दिए गए। हल्दी घाटी के संग्राम के बाद महाराणा प्रताप अपनी सेना के साथ कुंभलगढ़ आ गए। इस युद्ध में झालामान सहित तोमर राजवंश की 3 पीढ़ियों ने एक साथ एक ही समय और एक ही स्थान पर वीरगति पाई। हकीम खान सूरी की गर्दन कटने के बावजूद वे लड़ते रहे। तो दोस्तों, कुछ इस तरह आजादी के पहले संग्राम का अंत हुआ। राणा की तलवार ने हल्दी घाटी युद्ध में रक्त की नदियां बहा दी, सिर्फ अपनी मातृभूमि की आजादी के लिए।